नमस्कार साथियों, लेट्स टू स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के भूगोल के बारे में, जिसमें हमने जो राजस्थान का सामान्य परिचय था, राजस्थान का नामकरण किस प्रकार से हुआ, उसके जो संभाग थे, एकीकरण के समय कब राजस्थान को जो है राजस्थान शब्द के रूप में मान्यता मिली, कब राज्य के रूप में मान्यता मिली, इस हिसाब से जो भी राजस्थान का जो सामान्य परिचय रहने वाला है वो हमने सारा डिस्कस कर लिया है। उम्मीद है कि आपको वो बहुत समझ में आए और आपने वो क्लासें लगाई भी हैं। अगर वो क्लास नहीं लगाई है तो वो क्लासें आप ज़रूर लगाइएगा और इन क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। तो अब जब हम जो टॉपिक ले रहे हैं, अब जो टॉपिक ले रहे हैं वो है राजस्थान की अवस्थिति और विस्तार। अवस्थिति यानी कि लोकेशन और विस्तार यानी कि एक्सटेंशन। देखिए, कोई भी चाहे छोटा सा क्षेत्र हो, देश हो, राज्य हो या फिर संसार का कोई सा भी पार्ट हम ले लें, तो उसका अगर हमें डायरेक्ट लोकेशन हमें पता करनी है तो ये हमें उसका ज्ञान होना चाहिए कि वो किस स्थिति पर बैठा हुआ है, यानी कि उसकी अक्षांशीय दृष्टि देखें या देशांतरीय दृष्टि देखें तो इस हिसाब से उसकी जो स्थिति किस हिसाब से है, क्या वो उत्तरी गोलार्ध में आ रहा है, क्या वो पूर्वी गोलार्ध में है, इस प्रकार से जो उसकी लोकेशन बनती है उस सभी का ज्ञान होना जरूरी है। तो हमारा जो टॉपिक है वो राजस्थान के बारे में है, तो ये तो इम्पोर्टेंट है, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है राजस्थान। तो राजस्थान की जो A to Z जीके है उसका हमें नॉलेज होना चाहिए भाई। सबसे पहली बात तो ये कि राजस्थान है कहाँ पे, ग्लोब में देखें तो, भारत में देखें तो, यानी कि इस एक्सटेंशन से राजस्थान की जो स्थिति और विस्तार है वो कैसा है। चलिए हम अध्ययन शुरू करते हैं। हम देखते हैं सबसे पहले राजस्थान की अवस्थिति अक्षांशीय दृष्टि से देखेंगे और देशांतरीय दृष्टि से देखेंगे। अक्षांशीय दृष्टि से अक्षांशों के हिसाब से राजस्थान में कौन से अक्षांश गुजरती हैं, देशांतरीय दृष्टि से अगर कोई देशांतर है तो वो राजस्थान से कहाँ से गुजरती हैं। लेकिन इन सब का नॉलेज लेने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए, इसका ज्ञान होना जरूरी है कि ग्लोब पर किस प्रकार से अक्षांश होते हैं और किस प्रकार से देशांतर होते हैं। अक्षांश और देशांतर को अगर हम क्लियरली समझ लेंगे ना, उसके बाद हम राजस्थान की हो, चाहे भारत की या फिर अदर स्टेट की हो, जो हमें उसकी लोकेशन बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम अभी शुरू कर लेते हैं अक्षांश के बारे में। भी अक्षांश होते क्या हैं? अक्षांश का मतलब क्या होता है? अक्ष प्लस अंश, यानी कि अक्ष का जो अंश है। आपको जो ये डायग्राम दिखाई दे रहा है ये पूरा अपना ग्लोब। अब इस ग्लोब पर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले अक्षांश के बारे में देख लेते हैं। अक्षांश कैसे बनते हैं? अक्ष के साथ कोई अंश जोड़ के, यानी कि अक्ष का जो अंश है वही तो अक्षांश है। तो देखो, जो अक्ष है वो क्या होता है? सबसे पहले हम अक्ष के बारे में देखते हैं कि देखो, काल्पनिक रेखा है जो क्या पृथ्वी के केंद्र से गुजरती है, वो क्या होती है? अक्ष। ये जो एक काल्पनिक रेखा है जो बिल्कुल पृथ्वी के केंद्र से गुजरी, ये जो पॉइंट है वो पृथ्वी का केंद्र है। पृथ्वी के केंद्र से जो अक्ष गुजर रहा है, जो रेखा गुजरी है, काल्पनिक जो लाइन गुजर रही है, वो क्या है? अक्ष, ठीक है। अब अक्षांश के बारे में देख लेते हैं। जो अक्ष के जितने भी टुकड़े किए जाते हैं ना, जितने भी अक्ष के अंश है वो क्या है? अक्षांश है। तो अक्षांश क्या होते हैं इसके बारे में हम देखते हैं कि पृथ्वी के केंद्र से भूमध्य रेखा के समांतर, ये जो है इसकी ये भूमध्य रेखा है जो 0 डिग्री पृथ्वी के बिल्कुल बीच में गुजरी है, वो क्या है? भूमध्य रेखा है। तो पृथ्वी के केंद्र से भूमध्य रेखा के समांतर, समांतर यानी कि उसके साथ साथ बिल्कुल, अगर भूमध्य रेखा आड़ी है तो आड़ी रूप में वो सारी लाइनें खींची जा रही है। तो भूमध्य रेखा के समांतर ये देखो, ये सारी क्या है? समांतर खींची गई। ये भी क्या है? काल्पनिक रेखाएं हैं जो क्या करती है? पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है और क्या बताती है हमें? उत्तर से दक्षिण की कोणात्मक दूरी बताती है। ये कोणात्मक दूरी कैसे बताती है? इससे पहले आप ये समझो कि जो अक्षांश है उसके हिसाब से कौन कौन से गोलार्ध बनते हैं, ठीक है। ये हमने देखा, ये क्या है? 0 डिग्री भूमध्य रेखा, ठीक है। ये होगी 0 डिग्री भूमध्य रेखा। अब इससे हम 0 से लेके यहाँ उत्तरी ध्रुव तक जाएंगे, यानी कि 90 तक जाएंगे। तो 0 से 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव हो गया, भूमध्य रेखा के जो ऊपर पार्ट है वो हो गया उत्तरी ध्रुव, और इसी हिसाब से 0 डिग्री से हम 90 डिग्री नीचे तक जाएंगे तो ये हो गया दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। इतना क्लियर है कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, जो 0 डिग्री भूमध्य रेखा है उसके उत्तर का जो पार्ट बचता है 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, वो उत्तरी ध्रुव कहलाता है। और इसी हिसाब से 0 डिग्री से 90 डिग्री दक्षिणी जब ध्रुव तक जाते हैं हम, वो दक्षिणी पार्ट कहलाता है, दक्षिणी जो हमारा ध्रुव कहलाता है, ठीक है। अब ये देखते हैं कि ये जो भूमध्य रेखा के समांतर अक्षांश रेखाएं खींची जाती है, ये क्या बताते हैं हमें? उत्तर से दक्षिण की जो है कोणात्मक दूरी बताती है। भाई भूमध्य रेखा से कितने डिग्री ऊपर गए? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये उत्तर की ओर हम उत्तरी गोलार्ध में जा रहे हैं। इसी हिसाब से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री जब दक्षिण में जाने तो वो दक्षिणी गोलार्ध में जा रही है। तो इससे बनते हैं गोलार्ध। किससे? जो अक्षांश रेखाएं हैं भूमध्य रेखा के समांतर गुजरती है, उसके जो ऊपर का पार्ट उत्तरी गोलार्ध में आता है और दक्षिण का पार्ट जो है दक्षिणी गोलार्ध में आता है। अब ये जो अक्षांश रेखाओं का जो नॉलेज लेना क्यों जरूरी है? क्योंकि इस हिसाब से प्रश्न बनता है कि राजस्थान कौन से गोलार्ध में स्थित है, और ये जो अक्षांश रेखाएं उसी हिसाब से जो जलवायु वगैरह है उनका पता लगता है कि राजस्थान कौन से जो जलवायु प्रदेश में शामिल होता है, तो वो सारा नॉलेज हमें इनसे मिलता है।
अब बात कर लेते हैं हम कि जो अक्षांश रेखाएं हैं वो कितनी होती है। अगर पूरे अक्षांश पूछे ना, इस पूरे अक्षांश, ये जो ग्लोब है ना, इसको पूरे 180 जो है अक्षांश में बांटा गया है। ठीक है, ग्लोब को पूरे 180 अक्षांश में बांटा गया। ये तो ये अक्षांश। अब हमें ये पूछे कि जो अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं और अक्षांश जो है वृत्त कितने होते हैं, इसके बारे में देखते हैं। ये देखो, ये ग्लोब है, ये भूमध्य रेखा की 0 डिग्री। ठीक है, अब इसे 0 से 90 डिग्री उत्तर की ओर जाएंगे तो ये उत्तरी अक्षांश कहलाएंगे, और इसे 0 डिग्री दक्षिण की ओर जाएंगे तो ये दक्षिणी अक्षांश कहलाएंगे। अब अक्षांश तो 180 डिग्री हो गए, लेकिन ये देखो उत्तरी जो पॉइंट है और ये जो दक्षिणी पॉइंट है, ये देखो जो उत्तरी ध्रुव है और ये जो दक्षिणी ध्रुव है, यानी कि जो उत्तर का पॉइंट है और दक्षिण का पॉइंट है अपने ग्लोब में, वो क्या है, बिल्कुल बिंदुनुमा। बाकी जो अक्षांश रेखाएं हैं जितनी भी, वो क्या है, वृत्ताकार है। अक्षांश रेखाओं का आकार किस प्रकार है, वृत्ताकार है। ठीक है, ध्यान रखना, अक्षांश रेखाएं जो वृत्ताकार होती है। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि जो अक्षांश पूछे पूरी ग्लोब को कितने अक्षांश में बांटा गया, वो तो है 180। लेकिन अक्षांश रेखाएं पूछ ली या फिर अक्षांशीय वृत्त पूछ ली, वो कितने होते हैं, इसका हम नॉलेज लेते हैं। देखो, ये जो हमारे पास भूमध्य रेखा है 0 डिग्री, ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, इससे 90 डिग्री उत्तर में गई और 90 डिग्री दक्षिण में गई। ठीक है, तो 90 90 और कितने हो गए, 180 हो गए। लेकिन ये जो 2 पॉइंट है हमारे उत्तरी और दक्षिणी पॉइंट, ये क्या है, बिंदुनुमा है, तो इनकी तो काउंटिंग होगी नहीं, क्योंकि हमें तो वृत्त पूछ रहे हैं, अक्षांश वृत्त पूछ रहे हैं, अक्षांश रेखाएं पूछ रहे हैं, लेकिन ये तो बिंदु है, ये इसमें शामिल होंगे, तो इसमें से हम 2 माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के बाद हमारे पास कितने बचते हैं, 178 बचते हैं। लेकिन ये जो भूमध्य रेखा है 0 डिग्री, वो भी तो एक वृत्त बना रही है, वो भी तो एक रेखा है, वो इसमें शामिल होके ये बन जाते हैं पूरे 179। ध्यान रखना आप ये बात, ये जो लॉजिक है वो आपको पूरा अच्छे से, उम्मीद है कि आपको जो है पूरा समझ में आ गया है। इस हिसाब से जो अक्षांश और अक्षांशीय वृत्त बनते हैं, अक्षांश तो 180 है, लेकिन अक्षांशीय रेखाएं जो अक्षांश वृत्त है वो 179 है। वो किस तरह से हुए, उत्तरी और दक्षिणी पॉइंट तो है बिंदुनुमा, तो 180 में से जो हमने 2 कट किए 178 होती हैं। लेकिन ये जो भूमध्य रेखा वो भी तो एक वृत्त बना रही है, वो भी तो एक रेखा है, तो ये 1 प्लस होने के बाद जो है 179 हो गई, यानी कि 179 डिग्री जो है वो हमारे पास जो है अक्षांशीय वृत्त हैं, अक्षांशीय रेखाएं हैं। अक्षांश रेखाएं वृत्ताकार होती है। क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि जो अक्षांश रेखाएं हैं, ये हमने ले ली भूमध्य रेखा। ठीक है, इससे अगर 1 डिग्री हम उत्तरी अक्षांश में जा रहे हैं या फिर 1 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में जा रहे हैं, तो इनकी मध्य दूरी कितनी होती है, अक्षांश रेखाओं के मध्य की जो नॉर्मल दूरी होती है, लगभग दूरी होती है, वो कितनी होती है, तो वो होती है 111 किलोमीटर। ठीक है, 111 किलोमीटर इनके बीच की दूरी होती है। चाहे आप भूमध्य रेखा से 1 डिग्री उत्तर की तरफ जाओ, चाहे 1 डिग्री दक्षिण की तरफ जाओ, तो इनके बीच की दूरी जो होती है वो 111 किलोमीटर होती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास ये बनता है कि ये जो हमारा ग्लोब है, इसमें ये जो हमारा उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव, अब इसमें ये प्रश्न बन जाता है कि जो अक्षांशीय दूरी है उसमें क्या वृद्धि होती है, क्या कमी होती है, अगर ध्रुव होती है तो ध्रुवों पर कितनी होती है, फिर भूमध्य रेखा के आसपास कितनी होती है। तो चलिए देखते हैं। ये जो है 0 डिग्री हमारे पास भूमध्य रेखा, क्या है 0 डिग्री भूमध्य रेखा। अब ये जो भूमध्य रेखा है ना, इनके आसपास तो जो हमारे पास अक्षांशीय रेखाएं हैं उनके बीच दूरी होती है 110.6 किलोमीटर। ध्यान में रखना, भूमध्य रेखा के आसपास जो अक्षांशीय रेखाएं होती है उनमें दूरी होती है 110.6 किलोमीटर। जैसे ही हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं, जो अक्षांश रेखाएं होती है ना, उनकी दूरी में वृद्धि होती है। अक्षांश रेखाओं की दूरी में वृद्धि होती है क्या ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आने पर या फिर भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, तो दूरी में वृद्धि होती है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर। तो कितनी होती है 111.7 किलोमीटर। ठीक है, नॉर्मल दूरी कितनी है 111 किलोमीटर है, लेकिन ध्रुवों की ओर जाएंगे तो 111.7 किलोमीटर, इसमें जो थोड़ी है वो वृद्धि हो जाती है। ठीक है, आपको ये इतना क्लियर हो गया। तो हमने अभी ये देख लिया है कि जो अक्षांश रेखाएं होती है वो किस प्रकार से होती है, कितनी होती है, लेकिन कुछ एक विशेषता अक्षांश रेखाओं के बारे में बच जाती है, जिसका भी अब नॉलेज ले लेते हैं। ये देखो, ये पूरा ग्लोब, और ग्लोब में जो अक्षांश रेखाएं हैं उससे संबंधित कुछ चीज़ बचती है कि कटिबंध किसे कहते हैं, जोन किसे कहते हैं, गोरे किसे कहते हैं। इस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न इनसे पूछ ली जाते हैं। तो अभी हम बात करते हैं कटिबंध या जोन।
जोन किसे कहते हैं? देखो जो दो अक्षांश रेखाएं हैं, ये जो दो अक्षांश रेखाएं आपको दिखाई दे रही है, चाहे कोई सी भी अक्षांश रेखाएं ले लो, इनके बीच की जो दूरी होती है, जो क्षेत्र होता है इनके बीच का, वो जोन कहलाता है। कटिबंधीय जोन जिसमें कि जलवायु हो गया, तापमान हो गया, इस तरह से उनका सभी का जो नॉलेज मिलता है हमें इन अक्षांश रेखाओं के माध्यम से ही मिलता है। तो ये जो कटिबंध और जोन है, इनकी डेफिनेशन ये रहती है कि जो दो अक्षांश रेखाएं उनके बीच की जो दूरी होती है, जो क्षेत्र होता है, वो कटिबंध कहलाता है या जोन कहलाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट में देखते हैं कि इस प्रकार से हमने देखा कि जो राजस्थान है वो क्या है, अपने उत्तरी गोलार्ध में शामिल है। भूमध्य रेखा के उत्तर में होने के कारण राजस्थान क्या है, उत्तरी गोलार्ध में शामिल है। अब कुछ एक जो अक्षांश है राजस्थान के लिए इंपॉर्टेंट है, जो राजस्थान के अंदर से गुजरते हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। तो हमारे पास बचता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसको समझने के लिए हम ये मैप देखते हैं, जिसमें हमें पता चलेगा कि कहाँ से कर्क रेखा है, कहाँ से मकर रेखा है, वो सारी हमें नॉलेज मिलेगी। देखो इस मैप को देखते हैं कि जो 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, जिसे विषुवत रेखा भी कहते हैं, इससे उत्तर की तरफ गए तो वो उत्तरी अक्षांश में आएगा, दक्षिण की तरफ गए तो वो दक्षिणी अक्षांश में आएगा। तो इससे जो भूमध्य रेखा है उससे 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ जो रेखा बनती है वो कर्क रेखा बनती है, जो कि अपने राजस्थान से गुजरती है। अपने राजस्थान के लिए इंपॉर्टेंट है, उत्तरी ध्रुव में आती है, उत्तरी गोलार्ध में आती है। और उससे भी ऊपर भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री से ऊपर 66.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है, वो हमारे पास आता है आर्कटिक वृत्त में। ठीक है, वो कौन से वृत्त में शामिल होता है, आर्कटिक वृत्त में। इसी प्रकार से भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री दक्षिण की तरफ, यानी कि दक्षिणी जो गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री बचती है, वो मकर रेखा में शामिल होती है। वो क्या है, मकर रेखा है। और भूमध्य रेखा के 66.5 डिग्री जो दक्षिण में हम जाते हैं, तो वो हमारे पास मिलता है अंटार्कटिक वृत्त। ये 4-5 जो अक्षांश है जो उत्तरी में है और दक्षिण में। उत्तरी में दो बनते हैं, एक तो 23.5 डिग्री कर्क रेखा और 66 डिग्री एक तो 23.5 डिग्री कर्क रेखा और एक 66 डिग्री जो है आर्कटिक वृत्त। और इसी प्रकार से भूमध्य रेखा के दक्षिण में 23.5 डिग्री मकर रेखा में आती है और 66 डिग्री जो है अंटार्कटिक वृत्त में शामिल होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि राजस्थान से जो अक्षांश गुजरता है वो है अपने 23.5 डिग्री कर्क रेखा। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा के इस क्षेत्र से गुजरती है। राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है, जिसमें कर्क रेखा क्या करती है, डूंगरपुर जो है उसकी तो दक्षिणी सीमा बनाती है, जबकि जो बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा उसकी बिल्कुल मध्य से गुजरती है। कर्क रेखा बांसवाड़ा के बिल्कुल मध्य से है और छींचगांव बांसवाड़ा जो इसके ऊपर स्थित है कर्क रेखा के। और अनुमानित लंबाई पूछ ले कर्क रेखा की राजस्थान में कितनी है, वो है 26 किलोमीटर। ठीक है, कर्क रेखा राजस्थान में लगभग 26 किलोमीटर की जो लंबी लाइन है उससे गुजरती है। और ये जो कर्क रेखा है उससे भी नीचे राजस्थान का कौन सा जो क्षेत्र है, तहसील है, जो स्थान है वो आता है, वो है कुशलगढ़ बांसवाड़ा, जो कर्क रेखा के भी नीचे स्थित है। ठीक है, तो ये थी अपने कर्क रेखा के बारे में नॉलेज की बातें। और राजस्थान में अक्षांश किस प्रकार से बनते हैं, और राजस्थान जो है अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में शामिल होता है। इतना आपको समझ में आ गया और आप इन क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आगे जो देशांतर के बारे में जो बातचीत रहने वाली है उसका नॉलेज हम नेक्स्ट क्लास में लेने वाले हैं। तो मिलती है नेक्स्ट क्लास में। आप इन क्लासों को ज़्यादा से शेयर कीजिए, हमारे चैनल से जुड़िए। धन्यवाद।